क्लास रियाज तो आज हमें मॉडल्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करना है। और उसके पहले मैंने आपको पिछली क्लास में यूज्ड टू का एक एडवांस्ड केस दिखाया था। कौन सा? बी फॉर्म वाला, हाँ ना, बी प्लस यूज्ड टू। एक बात हमने देखा कि इसके साथ बी वन प्लस आई एन जी लगा हुआ है, और दूसरी बार क्या देखा कि बी प्लस यूज्ड टू के बाद भी वी वन लगा हुआ है। ये केसेस क्लियर हो गए? ये सभी को क्लियर हो गए थे ना कल की क्लास में, लास्ट क्लास में? कब कब था ये? यहां पे था डूअर, काम करने वाला, और यहां पे मैंने कहा था डन। एग्जाम्पल भी हमने ले लिया था। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अब जरा नीड के केसेस देख लेते हैं थोड़े से। और मैं आपको चॉइसेस दे रहा हूं। आई नीड टू बाई ऑब्लिक बाई अ ग्रामर बुक। आई नीड टू बाई ऑब्लिक बाई अ ग्रामर बुक। आप मुझे चॉइसेस बताते चलेंगे बस। आई नीड नॉट टू बाई ऑब्लिक बाई अ ग्रामर बुक। थर्ड सेंटेंस इज नीड आई बाई oblique to buy a grammar book. Need I buy oblique to buy a grammar book? How dare you? क्योंकि हमने इंट्रोगेटिव नहीं देखे थे, उसी में हमें कंफ्यूजन होती है, तो उस कंफ्यूजन को भी दूर कर लेंगे। How dare you challenge oblique to challenge me? Next one, नीड में हमने आई डोंट नीड, एक छूट गया, टू बाई ऑब्लिक बाई अ ग्रामर बुक। हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर तो हो गया ना। अब हम बनाते हैं डेयर को मेन वर्ब। How do you dare to challenge oblique challenge him? तो ये हमारे पास केसेस हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। और आप किसके साथ जाओगे? मैंने आपको चॉइसेस दी हैं। 1 मिनट में आंसर दे दीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। वेरी गुड आंचल, देव, सुनील, बालकिशोर, राधिका। ए बी 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 ए शिवम, क्या बात है। हाँ जी, तो पहला सेंटेंस था आई नीड टू बाई ऑब्लिक बाई अ ग्रामर बुक। यहाँ पे नीड किस तरीके से काम कर रहा है भाई? यहाँ पे नीड किस तरीके से काम कर रहा है? तो नीड यहाँ पे है मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद आप टू प्लस वन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे ये मॉडल नहीं था। अगले सेंटेंस में आई नीड नॉट, सभी को पता है मॉडल के बाद नॉट लगता है तुरंत। नीड नॉट, डेयर नॉट, शुड नॉट, मस्ट नॉट, कैन नॉट, कुड नॉट। सो नीड नॉट के बाद टू प्लस वी1 का इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो यहां बाई हो गया। नीड आई बाई अ ग्रामर बुक। अब यहां पे आप देखें तो नीड किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है? मॉडल वर्ब के तौर पे, राइट? मॉडल वर्ब के तौर पे, क्योंकि नीड, शुड आप किसी से स्टार्ट करो। हेल्पिंग वर्ब तो ये टेंस वाले हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, मॉडल वर्ब हो गए। और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा क्या जाएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हाउ डेयर यू चैलेंज मी, हाउ डेयर यू चैलेंज मी या टू चैलेंज मी। डेयर यहां पे क्या है? मॉडल वर्ब है, राइट?
तो मॉडल वर्ब के साथ D1 2 प्लस D1 नहीं, आई डोंट नीड टू बाई या बाई अ ग्रामर बुक। आपको पता है नीड यहां पे मेन वर्ब है क्योंकि डू नॉट पहले आ गया, डू हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद क्या आ जाएगा 2 प्लस V1। आई डोंट नीड टू बाई अ ग्रामर बुक, तो 2 प्लस V1 हो गया। और लास्ट में हाउ डू यू डेयर टू चैलेंज मी या चैलेंज मी, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता है डू लग चुका है अब डेयर से पहले, तो डेयर मेन वर्ब हो गया, अब मॉडल वर्ब नहीं है, और मेन वर्ब के साथ हम 2 प्लस V1 का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो हाउ डू यू डेयर टू चैलेंज मी, ये हमारे केसेस थे। ठीक है, तो अब इनके इंट्रोगेटिव में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव में भी नहीं होनी चाहिए, सब देख लिया आपने। सो अब पूरा विस्तृत ज्ञान हमारा जो वर्ब चैप्टर का है वो पूरा हो चुका है, और टाइमिंग्स जो है अभी आपकी जो है वो 9:30 से लेकर के आपकी 10:45 तक है, 1.25 घंटे की क्लास है। आज थोड़ी सी क्लास हमारी लेट हो गई 15 मिनट्स, सो उसको मैं फिर से देखूंगा कि 1.25 घंटे की फिर से 1.5 घंटे की करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा आई थिंक हफ्ते 10 दिन रुक जाइए, फिर वो पुराना स्लॉट में जो 1.5 आवर्स का है, वैसे 1.25 घंटे भी ठीक है, ज़्यादा लंबी क्लास में भी कई बार आपका फ्लो जो है वो खत्म हो जाता है, बट कोशिश यही रहेगी। अभी का जो टाइमिंग है वो 9:30 से ही है, 9:30 से 10:45। चलिए, तो आई थिंक ये सभी का सही होगा। अब आइए एक बार मैं क्विक रिकैप कर देता हूं इस बड़े से चैप्टर वर्ब का, क्योंकि आज हम इसे खत्म कर रहे हैं आखिरी प्रैक्टिस हैंड आउट जो है मॉडल्स के उनके साथ। तो आइए एक क्विक रिव्यू, ध्यान से सुनना है बस, पूरा चैप्टर दिमाग में आ जाएगा। सबसे पहली बात, हमने वर्ब की डेफिनेशन से शुरुआत की थी और वहां पे हमें समझ में आया कि वर्ब का 2 फंक्शन है, पहला एक एक्शन के बारे में जानकारी देना, क्रिया के बारे में जानकारी देना, और दूसरा काम था स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बताना। हमें समझ में आया कि स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बताने का काम एक्चुअली बी फॉर्म के वर्ब करते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, और उसी में बीन भी आ जाता है जो हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन के साथ इस्तेमाल हो जाता है। हम इन्हें जब स्टेटिव वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो इनके बाद कोई मेन वर्ब नहीं आता। जैसे हमने कहा अगर कि ही इज इंटेलिजेंट, तो यहां पे इज जो है वो स्टेटिव वर्ब है, लेकिन अगर हमने वहीं पे कहा कि ही इज राइटिंग अ लेटर, तो अब इज स्टेटिव वर्ब नहीं है, अब हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो हम चीजों को रटे नहीं, समझें। ये थी वर्ब की डेफिनेशन का पार्ट। सबसे पहला जो हमने क्लासिफिकेशन किया वो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का किया। मेन वर्ब के अंदर हमारे पास प्राइमरली 3 टाइप V1 V2 V3 आते हैं, लेकिन उसी में हम V4 और V5 भी कर लेते हैं, 2 और वेरिएंट बना करके। और वो कौन सा वेरिएंट है? एक तो V1 प्लस ING है जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, और जो 5वां टाइप आ जाता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SES का लगाना। अब V1 V2 V3 का इस्तेमाल कैसे होता है वो हम सभी को पता है। टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस के साथ करते हैं, और उसी में हम SES का भी इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही शी इट के साथ या किसी सिंगुलर नाम के साथ वर्ब में SES लगता है। अदरवाइज जो भी हमारे आई है, यू है, वी है, दे है, इन सभी के साथ क्या होगा, या प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल सिर्फ एक टेंस है हमारे पास, पास्ट इंडेफिनिट, जहां वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। और थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल तीनों ही टेंसेस के परफेक्ट फॉर्म में, यानी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है V1 प्लस ING, जहां जहां पे कंटिन्यूटी होती है वहां इस्तेमाल होता है, और कहां कहां होती है भाई, यानी कॉन्टिन्यूअस में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तीनों ही टेंस के। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के टेंसेस में हम V1 प्लस ING का इस्तेमाल करते हैं मेन वर्ब के तौर पे। ये बात हो गई थी मेन वर्ब की। मेन वर्ब से जुड़ी एक और इंफॉर्मेशन हमने ली, कौन सी? एक और बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया जिसे कहा गया क्या, रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब हमने किसे कहा? वो वर्ब जिनकी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म में ईडी लग करके सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बन जाते हैं, प्ले प्लेड, प्लेड, वॉक वॉक्ड, वॉक्ड। और दूसरा टाइप क्या था? इर्रेगुलर। इर्रेगुलर के अंदर हमने 3 तरह के जो है वेरिएंट देखे। पहला वो वर्ब जिसके तीनों ही फॉर्म अलग अलग हों, जैसे गो, वेंट, गॉन, राइट, रोट, रिटन। इर्रेगुलर का पहला ये हो गया। दूसरा वेरिएंट कौन सा था हमारे पास? जहां पे तीनों ही फॉर्म सेम हो, राइट, जैसे पुट पुट पुट, कट कट कट, राइट। और तीसरा फॉर्म कौन सा था इर्रेगुलर का? जहां पे सेकंड एंड थर्ड फॉर्म सेम तो हो लेकिन ईडी लगा के ना बने हो, जैसे हमने देखा ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। ज्ञान की बात थी, स्टेट लेवल एग्जाम्स में इन तरह की चीजें कई बार फैक्चुअल चीजें पूछ ली जाती हैं। एक तीसरी बात भी हमने मेन वर्ब के साथ देखी, वो क्या देखी थी? हमने उन वर्ब की लिस्ट लिखी जिनके थर्ड फॉर्म में हमारे पास 2-2 शब्द थे, जिसमें एक शब्द तो वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है जबकि दूसरा जो है वो एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। जैसे हमने किया था सिंक, सैंक, संक, लेकिन संक के साथ ऑब्लिक लगा के लिखा संकेन। अब संकेन का इस्तेमाल जो है वो सिर्फ एडजेक्टिव के तौर पे होगा, वर्ब के तौर पे नहीं होगा। जैसे आप कहें अ शिप सैंक, अब सैंक का हमने अगर इस्तेमाल कर लेते तो वो आपकी सेकंड फॉर्म हो गई। हैड संक, जैसे हमने कहा कि द शिप हैड संक लास्ट ईयर या लास्ट वीक, डूब चुका था, तो यहां पे हमने हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा ली। लेकिन आई सॉ अ संकन बोट व्हेन आई डाइव्ड, जब मैंने डाइविंग करी तो मैंने एक डूबी हुई बोट देखी, वहां संकन का इस्तेमाल हो गया। 10-12 के करीब वो वर्ब थे जिनको हमने क्लास में लिखा था, याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद हम आए मेन वर्ब में ही चौथी बात, कौन सी? कंफ्यूजिंग वर्ब पेयर। कंफ्यूजिंग वर्ब पेयर के पास आए हम, वहां पे हमने कुछ 14-15 ग्रुप्स बना करके उन चीजों को लिखा और उनसे बनने वाले क्वेश्चन भी देखे। क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर चुके हैं। कौन कौन सा? सी, सॉ, सीन जैसे था, और सॉ, सॉड, सॉड, और सॉ का भी हमने एडजेक्टिव वाला फॉर्म भी देखा था, सॉ, सॉड, सॉड एंड सॉन, राइट। तो ध्यान में रखिएगा, उनसे भरपूर क्वेश्चन आते हैं। यानी मेन वर्ब से 4 बड़ी बातें कौन कौन सी? सबसे पहला टाइप को समझना। दूसरी बात हमने कौन सी की? व्हाट वाज द सेकंड थिंग? रेगुलर, इरेगुलर। तीसरी बात क्या की हमने? What was the third thing? जहां पे हमारे पास एडजेक्टिव के लिए अलग शब्द था। और चौथी बात कौन सी की? कंफ्यूजिंग वर्ब पेयर की। राइज, राइट, राइज, रोज, रिजन, फिर रेज, रेज्ड, रेज्ड एंड रेज, रेज्ड, रेज्ड। तो ये 4 बातें। फिर हम आए हेल्पिंग वर्ब के ऊपर। हेल्पिंग वर्ब को भी हमने 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया। कौन कौन सी कैटेगरीज थी वो? जो सबसे पहली कैटेगरी थी आपकी वो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब की थी। 3 फॉर्म देखे हमने उसमें, बी फॉर्म, हैज फॉर्म और डू फॉर्म। बी फॉर्म का मतलब क्या हो गया? इज, एम, आर, वाज, वर। और हैज फॉर्म में हैज, हैव, हैड, और डू फॉर्म में डू, डज, डिड।
सो ये हमने देखा। और दूसरा जो हमारा टाइप था वो मॉडल वर्ब का था, जिन पे आज हम क्वेश्चन अभी करने वाले हैं इस क्विक रीकैप के बाद। तो दोनों में हमने फंडामेंटली डिफरेंस देखा कि भाई जब दोनों को हम हेल्पिंग वर्ब कह रहे हैं तो दोनों मेन वर्ब के पहले आते हैं, लेकिन दोनों का फंक्शन अलग अलग है। जो हमारे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है यानी इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये जब किसी मेन वर्ब से पहले आते हैं तो ये उस पर्टिकुलर सेंटेंस के टेंस की इंफॉर्मेशन हमें देते हैं। अगर हमने कहा कि ही इज सिंगिंग और फिर दूसरा सेंटेंस बोला ही वाज सिंगिंग, मेन वर्ब तो सेम है सिंगिंग, लेकिन इज और वाज का जो डिफरेंस है इन दोनों सेंटेंसेस में वो इन सेंटेंसेस में किस आधार पर डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, तो टेंस के आधार पर ही सिंगिंग का मतलब वो गा रहा है और ही वाज सिंगिंग का मतलब वो गा रहा था। तो ये फर्क था प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का। ये हमें टेंस की सूचना देते हैं, इज, एम, आर प्रेजेंट, वाज, वर पास्ट, हैज, हैव प्रेजेंट, हैड पास्ट, एंड उसके बाद डू और डज प्रेजेंट और डिड पास्ट। और तो हमें एक बात और भी समझ में आई कि कई बार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की जो ग्रामर की बुक्स हैं, खासतौर से अप्लाइड ग्रामर की, वो ग्रामर की किताबें जो अंग्रेज लोगों ने ही लिखी हैं, उनमें कई बार हमें पढ़ने में ये मिल जाता है कि देयर इज नो फ्यूचर टेंस। तो हम अगर कभी ऐसा पढ़ें तो हम परेशान ना हो जाएं कि नहीं ये क्या हो गया है, सारा मामला फ्यूचर पर टिका था, बड़े होते कह रहे हैं कि देयर इज नो फ्यूचर टेंस। तो उसके कारण को भी हमने समझा कि फ्यूचर टेंस की जानकारी हमें जनरली विल और शैल से मिलती है, और विल और शैल को हम प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के अंदर नहीं डालते, उन्हें हम डालते हैं मॉडल्स के अंदर। क्यों डालते हैं उसका कारण भी हमें समझ में आ गया था, क्योंकि जो मॉडल्स हैं इनका ये शब्द बना किससे है, मूड से। ये बना है मूड वर्ड से, क्योंकि जितने भी मॉडल वर्ब हैं वो अलग अलग तरह के मूड, इमोशन और फीलिंग्स बताते हैं। इनका फंक्शन काफी वाइड होता है, ये सिर्फ किसी एक तरह का अर्थ नहीं बताते। और मैंने बड़ी एग्जॉस्टिव लिस्ट सारे मॉडल्स की ऑलरेडी फेसबुक पेज पे, टेलीग्राम चैनल पे हर जगह शेयर करी है कि शुड का इस्तेमाल कितने तरीकों से होता है, मस्ट का कितने तरीकों से होता है, वुड का कितने तरीकों से होता है, राइट। तो आई होप आपने वो देख भी लिया होगा और आज हम उन पे क्वेश्चंस करेंगे तो वो चीजें फिर पक्की भी हो जाएंगी। तो अभी मैं थोड़ा सा एक बार मॉडल्स का फिर से आपको ओवरव्यू भी दूंगा इस रिवीजन के बाद। तो मॉडल्स हमें समझ में आए कि भाई इनका फंक्शन नेसेसरीली टेंस की जानकारी देना नहीं है। हमने एग्जांपल भी लिया था कि अगर मैं ये कहूं कि कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर एंड कुड आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, और मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों सेंटेंसेस में से कौन सा सेंटेंस सही है, तो आपका जवाब होगा सर सही तो दोनों है। फिर मैं अगर एक सवाल और पूछूं कि दोनों में से बेहतर कौन है, तो हम कह सकते हैं कुड आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। फिर मैं एक तीसरा सवाल पूछूं कि क्या कुड आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर का मतलब मैंने पानी कल मांगा था, तो आप कहेंगे नहीं सर ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो हमें बात समझ में आई कि जब हम किसी मॉडल वर्ब के पास्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जनरली जो भाव, जो इमोशन, जो मूड वो पर्टिकुलर वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म पैदा करता है, हमें बताता है, उसी इमोशन की डिग्री थोड़ी सी बढ़ जाती है। अगर मैंने कहा कि कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, तो यहां पे मैंने पानी मांगा, लेकिन अगर मैंने उसी कैन को कुड से रिप्लेस कर दिया कुड आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, तो यहां पे फर्क क्या आ चुका है, अब मेरी जो रिक्वेस्ट है वो थोड़ा ज्यादा पोलाइट है। वैसे ही मे आई कम इन सर जब हम पूछते रहे स्कूलों में, तो मे का मतलब क्या कि यू आर सीकिंग द परमिशन, लेकिन उसी मे के थ्रू हम परमिशन को ग्रांट भी कर देते हैं, यस यू मे कम, यस यू मे गो। सो विद द सेम मे वी कैन टेक द परमिशन एंड द परमिशन कैन बी ग्रांटेड एज वेल विद द सेम मे। उसी मे के साथ ही मे भी देर जब आप कहते हो तो वो पॉसिबिलिटी की भी भाव बता रहा होता है। इतना काम कोई प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब नहीं करता, इनका अर्थ सीमित होता है। इज है तो है, आर हैं, एम हूं, वाज था, वर थे, राइट। तो इनमें कोई ज्यादा वेरिएशंस नहीं है, जबकि एक एक मॉडल वर्ब के कई तरह के 4 से 5 फंक्शन हो सकते हैं। इसीलिए विल और शैल को भी हमने प्राइमरी हेल्पिंग में नहीं डाला, हमने उनको डाला मॉडल वर्ब में, क्योंकि उसी शैल के थ्रू आप किसी से परमिशन सीख भी करते हैं, लोगों की सहमति लेते हैं। जैसे जब हम क्लास में किसी सेशन में होते हैं तो जो सेशन को कंडक्ट कर रहा होता है जब हमारी परमिशन लेता है तो पूछता है शैल वी, और अगर वो सिर्फ शैल वी पूछ रहा है तो इसका मतलब वो हमसे परमिशन ले रहा है, हमसे ये पूछ रहा है कि क्या हम पूरी बात को आगे बढ़ा सकते हैं। यू शैल बी लायबल फॉर द पनिशमेंट जब ये कहा जाता है तो उसी शैल के थ्रू आप सामने वाले को थ्रेटन कर रहे हैं। यू शैल बी प्रेजेंट इन द कोर्ट टुमारो, यहां सेकंड पर्सन यू के साथ हम शैल लगा रहे हैं, लेकिन यहां पे यही शैल किस तरह का भाव व्यक्त कर रहा है, तो ये कमांड का भाव व्यक्त कर रहा है, ऑर्डर का भाव व्यक्त कर रहा है। वही मामला विल के साथ भी है। इन जनरल फर्स्ट पर्सन के साथ आता है, सॉरी सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ आता है इन जनरल, लेकिन हम जब आई विल कह रहे होते हैं तो हम वहां पे एक सर्टेनिटी का भाव व्यक्त कर रहे होते हैं, हमें वहां पे एक वॉल्यूशन का भाव, इच्छा का कि आप उस चीज को करने के इच्छुक हैं, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये फर्क था हमारे हेल्पिंग वर्ब के दोनों टाइप्स में मोटे मोटे तौर पे। उसके बाद हम आगे बढ़े वर्ब में और हमने एक और पैरामीटर समझा, और वो था ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। बहुत इंपॉर्टेंट फंडा। ट्रांजिटिव वर्ब वो थे जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेते हैं, इंट्रांजिटिव वो थे जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेते इन जनरल। लेकिन हमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे वो भी हमने समझा। ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेते हैं, उन्हें किसी प्रीपोजिशन के सपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती। जैसे आई ऑर्डर्ड अ कप ऑफ कॉफी और आई ऑर्डर्ड फॉर अ कप ऑफ कॉफी, तो ऑर्डर एक ट्रांजिटिव वर्ब है और इसके साथ फॉर लगाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आपने जो चीज ऑर्डर करी है वो ऑर्डर के तुरंत बाद लिखिए। ट्रांजिटिव वर्ब है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेगा, किसी प्रीपोजिशन के सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। तो हमें क्वेश्चन कैसे मिलेगा, हमें समझ में आ गया। यानी वो वर्ब जिन्हें प्रीपोजिशन की आवश्यकता नहीं होती उनके साथ ये प्रीपोजिशन लगा के देते हैं, और इन ट्रांजिटिव वर्ब के साथ हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लिख सकते। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट लगाना है तो हमें प्रीपोजिशन अपनी तरफ से सप्लाई करना पड़ता है, तो जहां सप्लाई करना है वहां नहीं करते, जहां नहीं करना है वहां कर देते हैं। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, और हमने नेमली उन वर्ब के बारे वर्ब को लिखा था, उनसे सेंटेंसेस और क्वेश्चंस लिखे थे, जहां से हमें क्वेश्चंस बार बार पेपर में दिखाई देते हैं। कौन कौन सा था, डिस्क्राइब के साथ अबाउट लगा देते हैं, नहीं लगता। डिस्कस के साथ अबाउट लगा के मिलेगा, नहीं लगता। एंटर के साथ इनटू लगा के देते हैं, नहीं लगता इनटू अगर आप किसी कमरे में, किसी हॉल में कहीं पे दाखिल हो रहे हैं। लेकिन वहीं पे अगर आप किसी के साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट में हैं और आज से वो कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू हुआ है एंड यू हैव एंटर्ड इनटू अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम टुडे, सो वहां पे हम जो है एंटर के साथ इनटू का इस्तेमाल कर लेते हैं। वैसे ही एम्फेसाइज के साथ ऑन का इस्तेमाल नहीं होता, वो लगा के देते हैं आपको एम्फेसाइज्ड ऑन।
वैसे ही अटैक जिसके ऊपर किया वो सीधा आएगा अटैक्ड हिम अटैक्ड हर, लेकिन अटैक्ड ऑन हिम आ जाता है। और क्योंकि बोलचाल की इंग्लिश में हम ये गड़बड़ बोलते हैं तो हमें लगता है ये सही है, जबकि यही सारी चीजें गलत होती हैं। तो 7-8 सेंटेंसेस मैंने दिए थे नेमली, जहां जिनसे बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। बाकी आपकी ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव वर्ब की एग्जॉस्टिव लिस्ट अगेन फिर से अवेलेबल है आपके फेसबुक पेज इंग्लिश एक्सपो पे सत्येंद्र तिवारी पे। आप उसमें नीचे जाइए, आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। कॉजेटिव वर्ब की भी पूरी एग्जॉस्टिव लिस्ट वहां पे अवेलेबल है। तो देखो, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है तो मुझे बहुत तरह के मीडियम की हेल्प लेकर के आपको चीजें बतानी पड़ती हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे मैं मॉडल वर्ब को मान लो अभी क्लास में पढ़ाऊं ना, एक एक पकड़ पकड़ करके मतलब डिस्कशन शुरू करूं, तो अभी वर्ब का चैप्टर कम से कम हफ्ते दिन और ऊपर आगे बढ़ेगा। तो उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप इतनी पढ़े लिखे हैं, उतना आपको समझ में आ गया, उस अंग्रेजी को पढ़ के आप समझ सकते हैं। और ऐसी कोई नई बात नहीं है, बचपन से वो चीज देख रहे हो, विल है, शैल है, इनके इस्तेमालों को देख रहे हो, आपकी किताबों में भी भरपूर सब लिख रखा है। तो जहां पे कंफ्यूजिंग एरियाज हैं, जहां मुश्किल है, वो काम है मेरा बताना। लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करता हूं कि इतनी गहराइयों तक हम जाएं हर एक टॉपिक के अंदर, राइट। तो ये था हमारा एरिया ट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव का। उसके बाद हमारे सबसे डरावने हिस्से पे वर्ब के जो बच्चों को बहुत परेशान करता है, क्या कहा गया, एडवांस वर्ब। एडवांस वर्ब को ही नॉन फाइनाइट कहा जाता है। सबसे पहली बात हमने समझी कि नॉन फाइनाइट होता क्या है, और एक सवाल भी मन में आया, ऑर्गेनिक क्वेश्चन, कि भाई अगर नॉन फाइनाइट है तो कुछ ना कुछ फाइनाइट भी जरूर होगा। तो हमने फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब सबसे पहले समझा। फाइनाइट वर्ब हम उन्हें कहते हैं जिन वर्ब के ऊपर अपने सेंटेंस के सब्जेक्ट का, उसके नंबर का, उसके टेंस का प्रभाव पड़े, उसे फाइनाइट कहा जाएगा, क्योंकि वो अपने सब्जेक्ट के द्वारा, टेंस के द्वारा निश्चित किया जा रहा है। और नॉन फाइनाइट कौन थे, जो बिल्कुल ही सीजन प्रूफ हैं, जो मर्जी टेंस हो, इनके रूप पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 वेरिएंट देखे हमने, जिरंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल। मोटे मोटे तौर पे हमने समझा जिरंड को वर्बल नाउन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि दिखते तो वर्ब जैसे हैं, काम नाउन का करते हैं। बहुत ही डिटेल में डिस्कशन हुआ तो फिर मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है ना, जिरंड का और इन्फिनेटिव का। और उसके बाद बारी आई पार्टिसिपल की। तो पार्टिसिपल में हमने इसे क्या कहा, वर्बल एडजेक्टिव, यानी दिखता तो वर्ब जैसा है, काम किसका करता है, एडजेक्टिव का। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, तीनों के केसेस आपने देखे। जैसे अगर कहा जाए स्टीमिंग कॉफी, स्टीमिंग कॉफी एंड स्टीम्ड राइस या स्टीम्ड मोमोज। अब देखो, मोमोज के पहले क्या एडजेक्टिव है, स्टीम्ड, यहां ईडी फॉर्म लग गया, यानी पास्ट पार्टिसिपल, और वहीं पे कॉफी कोई आपको दे रहा है और बिल्कुल उसमें से स्टीम बाहर आ रही है, तो हम उसे क्या कहते हैं, स्टीमिंग कॉफी। तो आईएनजी और वर्ब की थर्ड फॉर्म दोनों एडजेक्टिव के तौर पे काम करते हैं। लेकिन कहां पे मैं आईएनजी लगाऊं, कहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाऊं, इसकी समझ हमें होनी चाहिए। ये हम नहीं कह सकते कि नहीं, यहां पे हम दोनों ही लगा सकते हैं इंटरचेंजेबली। ये बिल्कुल उसी तरह का मामला है जैसे हमने जिरंड और इन्फिनेटिव में एक और गहरी बात सीखी, जो जनरली हमें कहीं पढ़ने और सुनने को, समझने को नहीं मिलती। ये लिस्ट तो हमें मिल जाती है कि इनके साथ जिरंड लगता है, इनके साथ इन्फिनेटिव लगता है, लेकिन एक ही वर्ब जिरंड और इन्फिनेटिव दोनों लेते हैं, और कब लेते हैं, ये बड़ी यूनिक बात आपने इस बैच में पढ़ी, उसको ध्यान में रखिएगा। बस एक एग्जांपल याद दिलाने के लिए हमने स्टॉप की बात की थी, कि अगर आपने स्टॉप के बाद आईएनजी लगा दिया तो इसका मतलब वो परमानेंटली स्टॉप है, और स्टॉप के बाद अगर 2+1 लगाया तो वो परमानेंटली नहीं है, वो क्या है, आई स्टॉप टू बाई, राइट, सम फ्रूट्स। तो वहां पे आप टेम्पररी कहीं पे जब पॉज करते हैं और फिर से रिज्यूम हो जाती चीजें, तो वहां 2+1, और परमानेंटली बंद हो गया, खत्म हो गई चीजें, तो वहां पे हम आईएनजी लगाते हैं। तो ये सब सैटेलिटीज के साथ हमने देखा। फिर हम आए इन्फिनेटिव, क्योंकि खास तरह के कई तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं इन्फिनेटिव में, वो हमने समझा कि भाई बिल्कुल टेंस वाला स्ट्रक्चर एक तरीके से आ गया। आपको पिछली क्लास में मैंने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों करके बताया, और दोनों मिलाकर के हमें समझ में आया कि इन्फिनेटिव के 6 स्ट्रक्चर पॉसिबल है। कौन कौन से, सिंपल इन्फिनेटिव 2+V1, प्रोग्रेसिव इन्फिनेटिव 2B+V1+ing, फिर परफेक्ट इन्फिनेटिव 2 हैव +V3, और फिर परफेक्ट प्रोग्रेसिव इन्फिनेटिव 2 हैव बीन +V1+ing। पैसिव वॉइस में सिर्फ 2 का बन रहा था, एक तो 2+V1 का 2B+V3 हो जाएगा, और 2 हैव +V3 यानी जो हमारा आपका परफेक्ट इन्फिनेटिव था, उसका परफेक्ट पैसिव इन्फिनेटिव 2 हैव बीन +V1+ing, सॉरी 2 हैव बीन +V3, V1+ing तो परफेक्ट आपका प्रोग्रेसिव हो जाएगा, 2 हैव बीन +V3। बहुत अच्छे से पूरी क्लास हमने खर्च की, आपने भी बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंसेस बनाए, आपको समझ में आया कि इनका इस्तेमाल हम कब करेंगे। बहुत ही सिंपल से केसेस थे, लेकिन कभी देखे नहीं हमने, तो जब इस तरह की अंग्रेजी हमें मिलती थी तो हमें दिक्कत होती थी। उसके बाद हमने उसी में बात की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वर्ब के ही चैप्टर में, और वो कौन सा था, वो था हमारा कंडीशनल सेंटेंसेस। 4 तरह के सेंटेंसेस देखे हमने, कौन कौन से, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, पॉसिबल कंडीशनल, इंप्रोबेबल कंडीशनल, इम्पॉसिबल कंडीशनल एंड हाइपोथेटिकल कंडीशनल। बिल्कुल ही मैथमेटिकल टॉपिक था। इफ वाला क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो मेन क्लॉज विल, शैल, मे, कैन। इफ वाला क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में तो वुड, कुड, माइट, शुड। इफ वाला क्लॉज पास्ट परफेक्ट में तो इधर वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव, शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और लास्ट हाइपोथेटिकल कंडीशनल हमने देखा, सब्जेक्ट जो मर्जी हो, वर्ब हमेशा वर लगता है। इफ आई वर यू, क्या मतलब हुआ, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, यहां पे हम वाज नहीं लगाएंगे, राइट। इफ आई वर यू, आई वुड गो देयर, तो वर और वुड, तो बिल्कुल मैथमेटिकल, और इसके ऊपर भी हमने स्पेसिफिक हैंडआउट प्रैक्टिस किए, राइट। तो उसके बाद फिर नॉन फाइनाइट के अंदर और भी बातें देखी हमने कि भाई बेयर इन्फिनेटिव का कॉन्सेप्ट हमने समझा कि बेयर इन्फिनेटिव में, एक्टिव वॉइस में तो बेयर इन्फिनेटिव है, लेकिन पैसिव में इन्फिनेटिव ही लग रहा था। उसका भी एक्सेप्शन लेट का केस था, वो भी देखा हमने कि लेट के केस में चाहे एक्टिव हो पैसिव हो, दोनों में ही हम बेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं। फिर हमने वो भी केसेस देखे जो 2 से एंड तो होते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनमें V1+ing का इस्तेमाल होता है, आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, राइट। फिर हमने यूज टू, डेयर और नीड के स्पेशल केसेस देखे थे उस समय। आज की क्लास में मैंने थोड़ा सा और उसको आगे बढ़ाया आपके लिए। तो बेसिक तौर पे हमें ये समझ में आया था कि भाई डेयर और नीड जो है वो मॉडल वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब है, और यूज टू जो है वो मॉडल वर्ब के साथ साथ और क्या है, एडजेक्टिव है। इतनी बात हमें समझ में आ गई थी। और किस तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनते हैं डेयर और नीड से, वो भी आपने आज देखे। और यूज टू का किस तरीके से नेगेटिव बनता है, वो भी आपने पिछली क्लास में देखा था। 2 तरीके से हमने यूज टू के सेंटेंस को नेगेटिव बनाया था,
राइट। उसी यूज टू के पहले अगर बी फॉर्म का वर्ब आ जाए तो उसके बाद वी वन प्लस आईएनजी लगता है, लेकिन एक और दूसरा केस आपने पिछली क्लास में देखा जहां पे वी वन प्लस आईएनजी नहीं लगता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। आज की क्लास की शुरुआत उसी से हुई थी, राइट। तो कोई भी चीज जब एक रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल हो, जैसे आपने कहा कि कॉटन इज यूज टू मेक, राइट, या टू मैन्युफैक्चर, सो वहां पे हमने क्या देखा कि भाई वहां पे हम वी वन का ही इस्तेमाल करेंगे, जबकि जब कोई डूअर होगा, काम करने वाला होगा, ही इज यूज्ड टू गोइंग देयर, दे वर यूज्ड टू प्लेइंग हॉकी, तो वहां पे जब डूअर है, काम करने वाला है कोई, तब तो हम बी फॉर्म ई प्लस यूज टू प्लस वी वन प्लस आईएनजी लगाएंगे। लेकिन वहीं सब्जेक्ट की दूसरी जो डेफिनेशन थी, द वर्ड अबाउट विच, जिसके बारे में पूरे सेंटेंस में बात हो रही है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, वी वन का इस्तेमाल करेंगे। काफी बड़ा चैप्टर, राइट, और पूरी आई थिंक मैंने पिछले 15 मिनट में इतनी सारी बातें आपके लिए रिकैप कर दी कि आपके दिमाग में रहे। हाँ जी, सो पूछ रहे हैं नॉर्म का मतलब क्या होता है। नॉर्म का मतलब जो चीज एक नॉर्म है, नॉर्मल सी है, जो एक जनरल तरीके से जो चीज होती है उसी को नॉर्म कहा जाता है। दिस इज अ नॉर्म। नॉर्म का मतलब कि ये जनरली फैशन में है, ये चीज होती है। बात सभी को क्लियर हो गई? बहुत अच्छी बात है निकेत। जो सवाल पूछा जाए जवाब उसका दिया करो। अब हीरो तुम कुछ और पूछ रहे हो भाई, यहां पे जितना पूछा जाए उतने का जवाब दीजिए, अनावश्यक बातें ना करें। हम मैंने इतनी मेहनत से सारा कुछ रिकैप किया आपके लिए, मैं ये पूछ रहा हूं कि सारी बातें आपके ध्यान में आ गई, आप इसको हाँ या ना बताएं, ठीक है ना। सुजीत, एक जो इन्वर्जन है वो एडवर्ब की क्लास में होगा। देखो यार, अब इसी में आप एडवर्ब और टेंस भी तो खत्म नहीं कर लोगे, काफी हद तक इसमें टेंस की जानकारी पूरी हो चुकी है इस चैप्टर में, इतने डिटेल में जाने में। चलिए, बहुत अच्छी बात, सबको क्लियर हो गया, सब रिकैप अच्छे से हो गया। ओके ओके अल्फाबीटो, आपको मैंने मैसेज आपका देखा तो था, लेकिन अब मुझे वहां पे नहीं दिखाई दिया कि आपने मैसेज किया है मेरे को। कमेंट में तो मैंने आपको जवाब दिया था। अल्फाबीटो, दीपक सर्कल, इलाहाबाद आरओ का पेपर था, उसमें इंग्लिश के कई क्वेश्चन आपके पढ़ाए हुए में से आए थे। चलिए, बहुत अच्छी बात दीपक, थैंक यू। आई वॉज नॉट यूज टू गोइंग देयर होगा कप्तान, ठीक है, आई वॉज नॉट यूज टू गोइंग देयर। मुकुल, पिछला लेक्चर देख लीजिए यूज टू के नेगेटिव के लिए। अच्छा अल्फाबेटो, ठीक है, मैं देख लूंगा भाई, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आती हैं तो नहीं पॉसिबल हो पाता है कई बार। आंचल, सर एवरीथिंग इज क्लियर, देयर इज नो डाउट आफ्टर स्टडिंग विद यू। सर फर्स्ट क्लास में है सर। ओके मनीष, शिव बनते हैं अब क्वेश्चन इंग्लिश के जब प्रैक्टिस करो। चलो ओके, तरुण शर्मा जी, ठीक है। पल्लवी, इतने अच्छे से पूरा वर्ब कभी नहीं पढ़े थे सर। चलो बहुत अच्छी बात, पूरा पढ़ भी लिया, और मैंने इसलिए देखो 15 मिनट में रिवाइज भी करा दिया। क्यों किया, इसका पर्पस बताया आपको, आपके पास वीडियो तो अवेलेबल है ही, आपको ये मोटे तौर पे पता रहेगा कि जब मैं वर्ब चैप्टर को रिवाइज करूंगा या करूंगी तो वो कौन कौन से एरियाज है जिन पे मुझे फोकस करना है। मैं जब कोई भी टॉपिक मेरे दिमाग में ऐसे ही रहता है ना, अब आप देखो 15 मिनट में जो डिस्कस किया उसी को हमने करीब, वर्ब की कितनी क्लास हो गई अगर आप काउंट करने जाएं तो मेरे ख्याल से 8-9 क्लासेस से कम वर्ब नहीं हुआ है। तो हमने 12 घंटे के करीब, कम से कम 12 से 13 घंटे से ऊपर ही वर्ब पढ़ा होगा, मुझे देखना पड़ेगा कितना हुआ। तो 13-14 घंटे का कंटेंट 15 मिनट में मैंने क्या किया, आपके लिए कंप्रेस कर दिया। किस लिए, लेकिन वो मैं पहले दिन कंप्रेस करता तो आपको समझ में आता क्या? नहीं, ये हर एक चैप्टर के साथ मैं करने की कोशिश करता हूं कि आपको भी दिमाग में ये बात आए। शायद मैंने आपको पहले बताया हो, कई बार जब कैट का एग्जाम नवंबर में होता था ना, तो मैं कैट की ग्रामर की वर्कशॉप अगर ले रहा हूं, मान लो दिल्ली में हिंदी भवन में मेरे सामने बैठे हुए हैं आपके 1000 लोग, तो मैं 4 घंटे में पूरी ग्रामर, 4 से 5 घंटे में ग्रामर वर्कशॉप में पूरी ग्रामर रिवाइज हो जाती थी। तो जाहिर तौर पर उन बच्चों को क्यों हो जाती थी 4 घंटे में, क्योंकि वो 1 साल पढ़े हुए, वो 1 साल पढ़े, अब उनका पेपर आ गया है, तो बीइंग अ मेंटर, ट्रेनर, कोच, टीचर जो भी कहो, मुझे ये बताया कि किस चैप्टर में से कौन से एरियाज हैं जहां से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो बीइंग एस्पायरेंट मुझे वो बताना है कि भैया तुम्हारा एग्जाम आ गया, देखो हर एक टॉपिक के अंदर ये चीजें हैं जिन्हें तुम्हें रिवाइज करना है और उनको पक्का करके जाना। तो वही मैं आपके साथ अप्रोच लेके चलता हूं कि भाई बिल्कुल बेसिक से आराम से चल रहे हैं और उसके बाद बिल्कुल हाईएस्ट लेवल तक जा रहे हैं। जो लोग पहले कभी नहीं पढ़े उन्हें भी कुछ भी चीज समझने में दिक्कत नहीं है, आपने भी बड़ी ईमानदारी से नोट्स बनाए होंगे, मुझे पूरा यकीन है। तो अब हम शुरू करते हैं मॉडल्स के जो यूसेस हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस, ठीक है। इंग्लिश स्पेशल 7 से 3 क्लास एक्स्ट्रा ट्राई कर रहे हैं भाई, मुझे नहीं पता होता, हर क्लास में चीजें बढ़ती रहती हैं, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं, ले लो, नहीं तो आज निर्भय ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। शिव इंग्लिश में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। मनीष पूछे क्या पूछना चाहते हैं? चलो आ जाओ, अब एक बार मॉडल वर्ब को भी देख लेते हैं, ठीक है। आप सभी को मॉडल वर्ब का जो ज्ञान था मटेरियल मिल गया था कि नहीं मिल गया था, फेसबुक पेज पे या टेलीग्राम चैनल पे? चलिए सर क्वेश्चन लगा दीजिए, मैं एक बार और शेयर कर दूंगा। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको एक बार और शेयर कर दूंगा, आपको क्वेश्चन नजर आएंगे मॉडल्स के, और तो उसको हम सॉल्व करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, आप उसको साथ के साथ आंसर करते चलिए। और एक बार जब सारे चैप्टर हमारे हो जाते हैं तब हम मिसलेनियस प्रैक्टिस करते हैं, ये भी ध्यान में रखना। आप आपके साथ एरर डिटेक्शन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिसलेनियस में प्रैक्टिस करूंगा क्लास में ही, राइट। तब कुछ ये सारी बातें एक बार हर चैप्टर फिर थोड़ा सा उसमें से कुछ नई बातें, नया ज्ञान, नया प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल अखिल, मैं शेयर कर दूंगा दोबारा से मॉडल्स को, फिर से आप देख लीजिएगा। अरे ये क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, पॉजिटिव वर्ब भी बिल्कुल साधारण भाषा में लिख रखा है सब कुछ, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। चलो आपका पहला क्वेश्चन है, उसमें लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग मस्ट, मस्ट नॉट, डोंट हैव टू, शुड, शुड नॉट, माइट, कैन, कैन नॉट, राइट। 15 क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने है, मैं चुप रहूंगा 5 मिनट तक, और आप जो हैं इन 5 मिनट के दौरान इन 15 क्वेश्चन को आंसर करेंगे कि किसमें क्या आना चाहिए, ठीक है। माइट, कैन, कैन नॉट 25 तक है ये। उसके बाद देखो फिर
चॉइस आपको मिली हुई कैन, नॉट, कुड नॉट, डिड नॉट, नीड टू, मस्ट नॉट, नीड नॉट, ये सारा मैं फिर डिस्कस करूंगा। तो टोटल हमारे पास जो क्वेश्चन है 30 क्वेश्चंस और इधर 55 के करीब फिलर्स मैंने आपको दिए हैं मॉडल वर्ब से। तो शुरू हो जाओ फटाफट, 15 क्वेश्चन 5 मिनट। सेंटेंस को पढ़िए, भाव को समझिए और उसके हिसाब से लगा दीजिए। खेल बिल्कुल शिव, वर्ब का ऑब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्प्लीमेंट अलग अलग होता है, हमने बात की थी इसके बारे में। जब आप वर्ब के ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो हम मेन वर्ब आता है। जैसे हम कहते हैं आई वांट टू मीट, शिव मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, आई वांट टू मीट, तो यहां पे टू मीट क्या है? टू मीट जो है वो ऑब्जेक्ट है किसका? वांट का। वांट एक मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट हमेशा मेन वर्ब का होगा, यानी एक्शन वर्ड का, किसी वांट चाहना एक एक्शन वर्ड। लेकिन मैं वहीं पे कहूं कि शिव इज टू स्टार्ट हिज प्रैक्टिस सेशन, तो शिव इज टू स्टार्ट, शिव स्टार्ट करने वाला है अपना प्रैक्टिस सेशन, तो यहां पे शिव इज के बाद टू प्लस जो वी वन आ गया वो कॉम्प्लीमेंट है, पूरक है, इसको पूरा कर रहा है। श्रीगंगानगर में पाकिस्तान से आई टिड्डियों ने फसल को खराब कर रखा है क्या आशुतोष? मनीष प्रैक्टिस करते रहना है और उसका कोई चारा नहीं है। पढ़ते समय, मेरे पढ़ाते समय सब याद रहता है ना, तो बाद में इसीलिए गड़बड़ होता है क्योंकि फिर आप उस चीज को प्रैक्टिस नहीं करते, आप भी बंद कर देते हो। चलिए तो अब हम चर्चा कर लेते हैं इन क्वेश्चंस की जो कि आपकी आंखों के सामने थे। आसान आसान से लिखा है, रिया एंड तेज बी गुड प्लेयर्स, दे हैव वन हंड्रेड्स ऑफ कप्स। तो यहां पे क्या लग रहा है? मस्ट बी, मस्ट नॉट, डोंट हैव टू, शुड नॉट, माइट, कैन नॉट, ये मस्ट बी गुड प्लेयर्स है क्योंकि रिया और तेज जो हैं उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ कप जीता है। तो निश्चित रूप से देखो मस्ट शब्द जहां पे भी आता है वहां पे एक ऑब्लिगेशन का भाव है, निश्चितता का भाव होता है। एक कंफ्यूजन होती है मस्ट और हैव टू में, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, ये शेयर्ड भी है वैसे, फिर मैं मौखिक तौर पर बता देता हूं। जैसे मान लो आप ये कहते हो कि आई मस्ट वर्क हार्ड और फिर आप कहो आई हैव टू वर्क हार्ड। अब आपने क्या सुना यहाँ पे कि मस्ट भी मॉडल वर्ब है जहां पे एक ऑब्लिगेशन, एक निश्चितता, कि काम निश्चित रूप से होना चाहिए, इसी तरह का भाव है, और हैव टू में भी है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? जब आप ये कहते हो कि आई मस्ट वर्क हार्ड, तो यानी मेहनत करने का जो मोटिवेशन है वो आपके अंदर से आ रहा है। इफ यू आर मोटिवेटेड फ्रॉम विद इन देन वी यूज मस्ट। लेकिन वहीं पे जब कोई आपको बाहरी तौर से प्रेशराइज कर रहा है और उसके बाद आपको मेहनत करनी पड़ रही है तो आप क्या कहोगे? नाउ आई हैव टू वर्क हार्ड। एक था आई मस्ट वर्क हार्ड, नाउ आई हैव टू वर्क हार्ड। जैसे मान लो पूरे साल आपने पढ़ाई नहीं करी, एग्जाम आ गया, आप 15 दिन में बेचैन है कि 15 डेज के अंदर मुझे पूरा सिलेबस खत्म करना है, तो अब तो कोई चारा बचा ही नहीं है। यानी कि मजबूरी में कोई चीज की जाए निश्चित रूप से तो हैव टू है, फ्रॉम एक्सटर्नल प्रेशर एंड इंटरनल मोटिवेशन से तो मस्ट आ जाएगा। चलो तो यहां पे मस्ट भी गुड प्लेयर्स हो गया। अगला है यू डोंट हैव टू पे टू यूज द लाइब्रेरी, इट्स फ्री। यू डोंट हैव टू पे टू यूज द लाइब्रेरी, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, नहीं करनी पड़ेगी लाइब्रेरी के लिए कोई भी पैसा पे, बिकॉज ये फ्री है। यू डोंट हैव टू। अगला लिखा है आई एम नॉट श्योर वेयर माय डॉटर इज एट द मोमेंट, शी बी एट हर डांस। आपको पता है माइट के साथ आप पॉसिबिलिटी बता रहे होते हैं, शी माइट बी एट हर डांस क्लास। आई एम नॉट श्योर वेयर माय डॉटर इज, नॉट श्योर है तो इसका मतलब क्या होगा? पॉसिबिलिटी तो बताएगा कहां संभावना है उसके होने की, तो थर्ड में हमने लगा लिया माइट। आइए फोर्थ क्वेश्चन लिखा है जीवन बी वर्किंग टुडे, ही नेवर वर्क्स ऑन संडेज, राइट। अब यहां पे क्या करोगे? जीवन कांट बी वर्किंग टुडे, ही नेवर वर्क्स ऑन संडेज। अब जो आगे और पीछे की लाइनें हैं वो आपको मूड बता रही हैं, इमोशन बता रही हैं कि किस तरह का शब्द आपको चाहिए। जब लिखा है कि वो कभी भी संडे को काम नहीं करता, राइट, तो इधर क्या लगाना पड़ेगा? जीवन कांट भी, नहीं कर सकता है, आज तो काम कर ही नहीं सकता है, वो कभी नहीं करता भाई संडे को, तो आज तो संडे है, आज तो कोई चांस ही नहीं है, कैन नॉट। he be to see that film, he be 18 to see that film। अब यहां पे क्या आ जाएगा? मस्ट की बात हो जाएगी, जैसे 18 साल वयस्क होना जरूरी है, तो he must be 18 to see that film। you hear this story, it's very funny, you must hear this story, it's very funny, right, you must hear this story। जैसे लोग कहते नहीं है you must watch this film, it's a very good film, you must watch this, right, you must take this class if you really want to clear the exam। तो अब वहां पे क्या है कि आप एक ऑब्लिगेशन लोगों के ऊपर डालते हैं कि भाई आपको जरूर देखना चाहिए, जरूर सुनना चाहिए। मॉम गो एंड सी डॉक्टर, हर कफ इज गेटिंग वर्स ऑल द टाइम, राइट, तो यहां पे क्या हो जाएगा? मॉम शुड गो, बिकॉज अब यहां सलाह की बात हो गई कि उनका जो कफ है वो धीरे धीरे खराब है, उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। शुड में हम सजेशन की बात करते हैं, राइट, जब आप किसी को सजेशन दे रहे हैं, जबकि मस्ट में एक ऑर्डर का भाव, एक कंपल्सन का भाव, एक ऑब्लिगेशन का भाव आ जाता है। यू डोंट हैव टू शाउट, आई हियर यू वेरी वेल। अब यहां पे क्या हो जाएगा? यू डोंट हैव टू शाउट, आई कैन हियर। अब कैन में तुम्हें सुन सकता हूं। अब देखो उसी कैन के थ्रू आप एबिलिटी बताते हो, कैपेसिटी बताते हो, उसी कैन से हमने अभी रिक्वेस्ट भी करी थी। तो जैसे आप कहोगे आई कैन डू दिस, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, यहां आप क्या बता रहे हो? अपनी सामर्थ्य बता रहे हो। इसीलिए मैंने मॉडल कहते हैं कि कई शब्द अलग अलग तरह के भाव। और देखो इन क्वेश्चन से आपको ये चीजें ज्यादा पक्की होंगी rather than ज्ञान तो हर जगह पे है, आपके पास जो ग्रामर किताब है उसमें भी लिखा है, मैं भी वही चीज रिपीट करूं तो वो बोरिंग होगा आपके लिए, लेकिन इन क्वेश्चन से आपको चीजें समझ में आ रही हैं। जैसे मैंने मस्ट और हैव टू जो बताया, आज तक हमें क्लैरिटी नहीं आती थी, हमें लगता है हैव टू में भी तो होता है कि हमें करना ही पड़ेगा। अब देखो वहां पे करना ही पड़ेगा शब्द मैंने बोला, और उधर मस्ट में क्या है? करना ही चाहिए। कंपल्सन दोनों में है, लेकिन एक में मजदूरी है, मजबूरी है। हैव टू के अंदर मजबूरी, अब तो करना ही पड़ेगा, जबकि मस्ट के अंदर मोटिवेशन। तो इन तरह की सटल चीजें हमें समझनी है इन क्वेश्चंस के थ्रू। यू लुक प्रीटी टायर्ड, आई थिंक गो टू बेड अर्ली टुनाइट। आई थिंक यू क्या हो जाएगा? यू शुड गो टू बेड अर्ली टुनाइट। लेट मी लुक, आई बी एबल टू हेल्प यू, क्या हो जाएगा? लेट मी लुक, मुझे देखने दो, आई माइट बी एबल टू हेल्प यू, हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकूं, राइट। लेट मी लुक, आई माइट बी एबल टू हेल्प यू। चिल्ड्रन यू क्रॉस द स्ट्रीट इफ द लाइट्स आर रेड, राइट। अब यहां पे क्या आ जाएगा? यू मस्ट नॉट क्रॉस द स्ट्रीट, यू मस्ट नॉट क्रॉस द स्ट्रीट इफ द लाइट्स आर रेड। तो लाल है, स्टॉप का साइन है, तो यहां पे मस्ट नॉट आ जाएगा। यू सिट सो नियर द टीवी, इट्स बैड फॉर योर आईज। 13 में क्या लिखोगे? यू शुड नॉट सिट, तुम्हें नहीं बैठना चाहिए टीवी के इतने पास, इट्स बैड फॉर योर आईज। अब आप देख रहे हो सेंटेंसेस में यूसेज कि बच्चों को खुद समझ आए कि हाँ शुड आना चाहिए, शुड नॉट आना चाहिए, ठीक है ना।
आई एम सॉरी बट आई गिव यू अ लिफ्ट बिकॉज माई कार इज ब्रोकन, क्या हो जाएगा यहाँ पे? आई एम सॉरी बट आई कैनॉट गिव यू अ लिफ्ट बिकॉज माई कार इज ब्रोकन। जब उसकी कार खुद खराब है तो बेचारा कहाँ से दे सकता है? मैं नहीं दे सकता आपको लिफ्ट। आई स्टॉप एंड टॉक टू यू नाउ, आई हैव टू गो टू गेट टू द लाइब्रेरी। आई कैनॉट स्टॉप एंड टॉक टू यू, आई कांट स्टॉप एंड टॉक टू यू नाउ। मैं नहीं रुक सकता हूँ आपसे बात करने के लिए अभी, क्योंकि आई हैव टू गेट टू द लाइब्रेरी, मुझे लाइब्रेरी पहुंचना ही पहुंचना है। 16, you really go to the Louvre if you are in Paris, it's wonderful. So you really, अब really लग गया है तो शुड लगा देना चाहिए हमें। मस्ट भी लगा सकते हो, मस्ट ऑब्लिक शुड हो सकता है, राइट? लेकिन यू रियली शुड गो टू, यहाँ पे शुड ठीक है, रियली के बाद शुड मस्ट लगाओगे थोड़ा और ज्यादा वो स्ट्रेस आ जाएगा वहाँ पे। यू कम टू द पार्टी इफ यू डोंट फील वेल, क्या हो जाएगा 17 में? यू डोंट हैव टू, यू डोंट हैव टू कम टू द पार्टी इफ यू डोंट फील वेल। अगर तुम अच्छा फील नहीं करते तुम्हें पार्टी में आने की कोई जरूरत नहीं है, डोंट हैव टू कम। आई डोंट नो वेयर केली इज, शी बी एट हर सिस्टर्स प्लेस हो सकता है, हो आगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? शी माइट बी, वाली बात यहाँ पे नहीं हो सकता। करो, यू हैव पास्ड ऑल योर टेस्ट्स, you have passed all your tests, you be very pleased with yourself, right? तो क्या हो जाएगा? You should be very pleased, you should be very pleased with yourself, तुम्हें अपने से बहुत खुश होना चाहिए। You smoke in your car especially if there are children sitting in the back, तो 20th में क्या हो जाएगा? You should not या must not, कि आपको कार में स्मोक नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, खास तौर पे स्पेशली विशेष रूप से जबकि कार में पीछे बच्चे बैठे हों। You work this evening, I can do the task for you, 21st में क्या करोगे आप? You don't have to work this evening, I can do, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है शाम को काम करने के लिए, राइट? मैं जो है ये काम तुम्हारे लिए कर दूंगा, you don't have to work. John does not need a calculator, he do sums in his head, right? So John does not need a calculator, he can do. अब यहाँ पे जॉन के सामर्थ्य की बात आ गई कि वो ये सारे जो सम्स हैं वो खुद अपने दिमाग में कर सकता है। Passengers open the door when the train is moving, right? क्या हो जाएगा? Passengers must not, जहाँ पे भी देखो एक डायरेक्शन दी जाती है, ऑर्डर दिया जाता है, तो उधर मस्ट को आप ज्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल करेंगे। मस्ट नॉट ओपन द डोर when the train is moving, ट्रेन चल रही दरवाजा नहीं खोलना। It rained today, it's getting cloudy already, जब ऑलरेडी क्लाउडी है तो पूरी संभावना है it might rain today, it might rain today, it's getting cloudy already. I pay for the tickets because I got them from Sam for free, right? I don't have to, because free में मिल गया तो क्यों पे करना पड़ेगा? I don't have to pay for the tickets because I got them from Sam for free. चलिए, कैन, कैनॉट, कुड नॉट, डिड नॉट, नीड टू, मस्ट नॉट एंड नीड नॉट। अब देखो अभी आपने डिड नॉट नीड टू भी देखा, यहाँ पे डिड नॉट नीड लिखा है, जाहिर तौर पे नीड क्या हो जाएगा? मेन वर्ब। और अगर वो नीड नॉट है तो वो मॉडल वर्ब हो जाएगा। क्वेश्चन है, दे हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम, दे हरी, दे नीड नॉट हरी, दे हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम, दे नीड नॉट हरी। और कोई सेंस निकल रहा है यहाँ पे? बिल्कुल नहीं, राइट? उन्हें कोई जरूरत नहीं है जल्दबाजी करने की, बहुत समय है उनके पास। देयर इज अ नॉक एट द डोर, आई एम एक्सपेक्टिंग पारस, इट बी हिम, इट मस्ट बी हिम, राइट? क्योंकि आप देख रहे हो पारस ने कहा कि भाई मैं 10 बजे आऊंगा, 10 बजे दरवाजे पे बेल हुई, तो आप बिल्कुल श्योर है वहां पे कि इट मस्ट बी पारस, इट मस्ट बी हिम, उसी हिम जो है पारस के लिए आ गया। आई कांट गेट माय फोन टू वर्क, इट बी आउट ऑफ ऑर्डर, इट मस्ट बी, आप बिल्कुल श्योर है, आई कांट गेट माय फोन टू वर्क, मैं बिल्कुल नहीं कर सकता फोन का इस्तेमाल, तो इट मस्ट बी आउट ऑफ ऑर्डर, ये यूज के बाहर होगा इस समय। आस्क, आई आस्क यू अ क्वेश्चन, क्या हो जाएगा? कैन आई आस्क अ क्वेश्चन, या कुड आई भी कर सकते हो, कुड आई आस्क यू अ क्वेश्चन, कैन ऑब्लिक कुड दोनों हो सकता है। देयर वाज एक्सीलेंट वर्क बट आई डू इट विदाउट यू, बट आई डू इट विदाउट यू, आई कुड नॉट डू, दैट वाज लिखा है ना, दैट वाज एक्सीलेंट वर्क, बहुत अच्छा काम था वो, बट आई कुड नॉट डू इट विदाउट यू, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं कर सका। शी बी 30, शी लुक्स ओल्डर देन दैट, शी कांट बी 30, वो 30 की नहीं हो सकती, शी लुक्स ओल्डर देन दैट, वो 30 से ज्यादा की लगती है, शी कांट बी 30। I need not go to work on Saturdays, it's my weekly off, right? बिल्कुल क्लैरिटी से, I need not go to work on Saturdays, it's my weekly off, weekly off जब सैटरडे को तो क्यों ही जाएगा वो, कोई जरूरत नहीं है उसे। तुषार has given me a letter to post, I forget to post it, right? तो I must not forget to post it, क्योंकि तुम्हें तुषार ने दिया है लेटर पोस्ट करने के लिए, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए, तुम पे भरोसा किया है उसने, so I must not forget. Anu stayed in bed this morning because she go to work. Anu stayed in this morning, 9th में क्या लेके आएंगे आप? Did not need to, did not need to, अनु स्टेट लिखा है, पास्ट इंडेफिनिट हेल्पिंग वर्ब, डिड नॉट आगे लगा दिया आपने, डिड नॉट नीड टू गो टू वर्क। ही प्ले चेस व्हेन ही वाज यंग, बहुत ही आसान, ही कुड प्ले क्योंकि ही वाज यंग, तो हमने अपने रिडक्शन में भी किया था यही क्वेश्चन। यू ड्राइव अ कार व्हेन यू आर 18, क्या हो जाएगा? यू कैन ड्राइव अ कार, मतलब तुम्हें जो है यू विल बी एंटाइटल्ड टू ड्राइव अ कार, जब 18 के तुम हो जाओगे तो यू कैन ड्राइव अ कार। जैक्सन स्पेंड्स द होल डे जस्ट वॉकिंग अराउंड, ही हैव अ जॉब, राइट? अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? ही कैन नॉट हैव अ जॉब, तो पूरे दिन वो बस घूमता रहता है वॉकिंग अराउंड, तो जाहिर तौर पे ही कांट हैव अ जॉब, उसके पास कोई नौकरी नहीं है, कहीं कुछ एंगेजमेंट नहीं है उसकी, ही कांट हैव अ जॉब। When I was in school, I do a handstand, but now I'm too old, I do one anymore. Right? So when I was in school, I could do a handstand. अब वहाँ पे देखो could आ जाएगा. I could do, उस समय कर सकता था जब स्कूल में था handstand, but now I'm too old, अब तो काफी उम्र हो गई है. I can do one anymore. या can't do, तो क्या हो जाएगा? I can't do. तो उस समय कर सकता था, लेकिन अब old हो चुका हूं, जरूरत से ज्यादा I can't do one anymore. अब ये handstand बिल्कुल भी नहीं कर सकता, तो can't तो यही है. मूड समझो सेंटेंस के आधार पे और उस हिसाब से आप बताओगे. अगला है my mother keeps telling me that we wash our hands before we sit down at the dinner table. Right? So we must wash our hands. Right? माता जी का आदेश, you must. और अगला you forget to turn off the lights when you go to bed. You must not forget. You must not forget to turn off the lights when you go to bed. When I was a child, I understand adults. Now that I am an adult, I understand children. So I could not understand adults. अब लिखा है ना भाई कि जब मैं when I was a child मैं नहीं समझ सका adults को, अब जबकि मैं adult हूँ, then now that I am an adult, I can understand children. या I cannot understand children. क्या हो जाएगा? तो दोनों एक दूसरे को नहीं समझते हैं, तो वो ये उधर कुड नॉट हो गया क्योंकि अब उसकी पास की बात थी कि जब मैं बच्चा था तो अडल्ट को नहीं समझता था, और अब जब मैं अडल्ट हूं, अब एम आ गया, देन आई कैन नॉट अंडरस्टैंड चिल्ड्रन, अब बच्चों को नहीं समझ पाता हूं, बच्चा तो अडल्ट नहीं समझ पाता था, अब अडल्ट हूं तो बच्चा नहीं समझ पाता हूं, बच्चों को नहीं समझ पाता हूं। सैली लुक सैड एंड वरीड, अब देखो लुक यहां पे क्या है, स्टेटिव वर्ब है, हमने एडजेक्टिव लगाया हुआ है, सैड एंड वरीड। वरीड किस तरह का एडजेक्टिव? पास्ट पार्टिसिपल, डिराइव्ड एडजेक्टिव बोलते हैं इनको। शी हैव अ प्रॉब्लम विद समथिंग, तो शी मस्ट हैव, क्योंकि दिख रही है दुखी वो, तो आप श्योर होंगे यहां पे आई सी योर पासपोर्ट प्लीज, कैन आई सी योर पासपोर्ट प्लीज, राइट? कैन आई सी योर पासपोर्ट प्लीज या कुड आई सी योर पासपोर्ट प्लीज, ये दोनों लगा सकते हैं। तो ये हमारे थे मॉडल वर्ब, और आज का समय होता है पूरा, तो आप टाइमिंग के लिए बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, टाइमिंग जो है आपकी 9:32 जो है 10:45 ही है, और कल से हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, और वो चैप्टर होगा हमारा एडवर्ब का, ठीक है?
हीरो आप इसे ढूंढ लीजिए डिक्शनरी में, जो शब्द आप पूछ रहे हैं फिर समझ ना आए तो पूछ लेना भाई मुझे।